महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले आज एमएलसी चुनाव के लिए वोट डाले गए। एमएलसी चुनाव को विधानसभा के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। अब से थोड़ी देर में 11 विधान परिषद सीटों के लिए वोटों की गिनती शुरू होगी। इस खबर पर हमारे सहयोगी चैनल जी24 के कार्यकारी संपादक कमलेश सुतार साहब भी जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। कमलेश सर, बड़ा अलग तरह का माहौल दिखा है इस बार, जोड़ तोड़ की राजनीति होती हुई दिख रही है। क्या परिदृश्य बन रहा है, किस तरह की तस्वीर देख रहे हैं आप? देखिए दीपक, क्या ना, ये चुनाव इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 2 साल पहले आपको याद होगा 20 जून 2022 को ऐसे ही विधान परिषद का चुनाव होना था। सत्ता में शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। उसके पहले 8 दिन हुए राज्यसभा के चुनाव में थोड़ा सा क्रॉस वोटिंग हुआ था, लेकिन यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग हुआ और चुनाव के खत्म होने के कुछ ही घंटों बाद एकनाथ शिंदे नाम के जो शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी थे, उन्होंने बगावत का झंडा गाड़ दिया और उसके बाद में पूरा तख्ता पलट गया। महाराष्ट्र में सरकार बदल गई। अब लोगों को इस बार थोड़ा माहौल बदला हुआ है। उस बार बीजेपी सत्ता में नहीं थी, लेकिन फिर भी बीजेपी ने मैनेज किया इतने बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग। इस बार 6 पार्टियां हम लोग कह सकते हैं कि 2 शिवसेना के गुट है, 2 एनसीपी के गुट है, कांग्रेस है, पीडब्ल्यूपी जो है जयंत पाटिल वो खड़े इस चुनाव में। तो बड़े बड़े लोगों की यहाँ पर साख लगी हुई है। मिलिंद नार्वेकर है, उद्धव ठाकरे के काफी करीबी है, सभी पार्टियों में उनका रिलेशन माना जाता है। इस चुनाव में कौन कहाँ पर वोटिंग करेगा इसका कोई अंदेशा नहीं है किसी को। तो इसलिए भी ये चुनाव इंपॉर्टेंट हो। जैसा कि आपने जिक्र किया कि ये सेमीफाइनल हो सकता है, तो बिल्कुल ये सेमीफाइनल हो सकता है। हालांकि ये लोगों से होने वाला चुनाव नहीं है, इट्स नॉट एन इलेक्शन वेयर पीपल आर वोटिंग, बट फिर भी रुख क्या है लोगों का, कितनी ताकत जमा, ये कॉन्फिडेंस दिखाता है पॉलिटिकल पार्टी का। किसके पास कॉन्फिडेंस है, कौन अपनी तरफ वोटर्स पुल कर पाता है। ये एमएलए विधायक है, विधायक भी क्यों वोट करेंगे, उनको इस बात का अंदेश होता है कि जिस पार्टी में मुझे रहना ही नहीं है या रहना ही है। तो ये पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर क्रॉस वोटिंग होता है तो एकदम खुलकर होगा, धड़ल्लेस होगा, या फिर मेंटेन करेंगे। लेकिन ये बहुत जरूरी होगा। संख्या बल भले विधान परिषद में किसी पार्टी का बढ़ना हो, लेकिन किस पार्टी की कितनी ताकत है, जोर आजमाइश अगर हम इसे कह सकते हैं, तो आज होने वाली है। बिल्कुल, आपने कहा सर, जोर आजमाइश आज होती हुई दिख रही है। इसमें बड़ा सवाल ये बनेगा सर कि आगे के लिए क्या समीकरण आपको बनते दिख रहे हैं। जाहिर तौर पर आपने तमाम लीडर्स का इंटरव्यू किया, काफी अंदर की चीजें निकल कर आई हैं, तो आपको क्या तस्वीर बनती हुई दिख रही है? क्योंकि अक्टूबर में चुनाव है, तो अब जो स्थिति अंदर हम बनती हुई देख रहे हैं, जो बयान आ रहे हैं, अभी हमने देखा केंद्र सरकार जब बनी तो इधर अजीत दादा नाराज हो गए थे एक मंत्री पद को लेकर। आज हमने देखा तमाम मंत्रियों की मीटिंग होते हुए विधानसभा में। तो क्या तस्वीर आपकी आगे के लिए बनती दिख रही है? देखिए, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल होगा, लेकिन इफ्स एंड बट्स में बोलूंगा, क्योंकि ये उसी पर निर्भर है सब चीजें। अब बीजेपी के 5 उम्मीदवार है, शिंदे के 2 है, अजीत पवार के 2 है। बीजेपी की तो कंफर्टेबल सिचुएशन में नजर आ रहा है, जिनके पास वोटर से 3-4 वोटों की कमी है, जो इधर उधर से एडजस्ट हो जाएगी। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, इनके गुट में अगर मानो रिजल्ट आने का तो पता ही चलेगा, लेकिन ये एक मैं सिचुएशन दे रहा हूं, अगर वहां से क्रॉस वोटिंग होती है तो फिर इन दोनों के लिए ये बहुत प्रतिष्ठा का मुद्दा इस वक्त यहाँ पर बना हुआ है कि शिंदे के साथ कुछ विधायक पार्टी छोड़कर इतनी बड़ी बगावत करके आए थे। शिंदे के साथ एक सरकार बनी जिसमें शिंदे के कम विधायक होते हुए भी वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन आज फिर ये पिक्चर बदलता है। अगर ऐसा चित्र होता है तो मान लो बीजेपी में क्रॉस वोटिंग होती है, बीजेपी का कोई 5 में से 1 उम्मीदवार जाता है, तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा एम्बैरेसमेंट होगा कि आप सत्ता में थे, बावजूद इसके आपका एक उम्मीदवार यहाँ पर हार गया। सेम अप्लाइज टू अजीत पवार, और जो थोड़ी देर से हम आज दिन भर थोड़ा सा जमीन को कान लगाए हुए कि अंदर से क्या खबर आ रही है। तो ये चर्चा पत्रकारों में चली कि शायद अजीत पवार का एक कैंडिडेट डेंजर जोन में हो सकता है। तो अगर वो वोट नहीं जुड़ा, क्योंकि अजीत पवार को भी वोट, अभी सबको तो उतने ही 274 वोटों में से वोट लाने हैं, इसके अलावा तो एक्स्ट्रा वोट तो आने से रहे, तो एक दूसरे से ही आपको वोट तोड़ने। चौथी पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग हो जाती है, कांग्रेस का उम्मीदवार हार जाता है, तो कांग्रेस जिस तरह से कंफर्टेबल पोजीशन में आई है लोकसभा के बाद में, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में उभरी है। बहुत दिनों बाद कांग्रेस को इतना बड़ा इतना मैंडेट मिला, महाराष्ट्र में इतनी बड़ी सक्सेस मिली। एक उनका सांसद था महाराष्ट्र से जो अब 13 पर चली गई। तो कांग्रेस का अगर उम्मीदवार यहाँ पर हार जाता है तो कांग्रेस का पूरा कॉन्फिडेंस उसमें लूज हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, जो शिवसेना के कैंडिडेट है वो उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी है। मिलिंद नार्वेकर उनके राजदार माने जाते हैं, कई सालों से उनके साथ में। मिलिंद नार्वेकर को अगर वोट कम पड़ते हैं, वो अगर चुनाव हार जाते हैं, तो उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा लॉस ऑफ फेस होगा। तो ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों को खासकर, देखिए विपक्ष है, इन सब जोड़ तोड़ की राजनीति, विपक्ष के पास रिसोर्सेस कम होते हैं,
लेकिन अगर सत्ता पक्ष में से किसी को, खासकर अजीत पवार को या फिर एकनाथ शिंदे को अगर नुकसान होता है तो इनके लिए बहुत एम्बैरेसमेंट होगा। और उसमें भी अजीत पवार को अगर नुकसान होता है तो अजीत पवार की पार्टी में लोकसभा में एकदम परफॉर्मेंस उनका पुअर रहा था। एक उनके सांसद चुनकर आए थे, बारामती की सीट जो सबसे प्रेस्टिजियस सीट थी वो हार गए। और अगर इस चुनाव में भी अपने दो में से एक कैंडिडेट अगर उनको दोनों को चुनकर नहीं ला सकते तो अजीत पवार के लिए सबसे बड़ा लॉस ऑफ। बिल्कुल, यानी बड़ी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है शिंदे की और अजीत पवार की, दो लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। और जाहिर तौर पर थोड़ी देर में रिजल्ट आएंगे तो सब कुछ साफ हो ही जाएगा, लेकिन ये जो रिजल्ट हैं ये कम से कम तस्वीर दिखाएंगे आने वाले विधानसभा चुनाव की। बहुत शुक्रिया करेंगे सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।